हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन क्लास 9th। और आप लोग की स्पेशल डिमांड पे जो भी बच्चों ने क्लास 9th का चैनल सब्सक्राइब किया है उनके कमेंट्स थे कि सर 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स कब से आएंगे। तो बेटा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, वो भी नंबर सिस्टम का वन शॉट, आज तुम्हारे लिए मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें 1 बाई 1 2 3 4 काफी टाइम पर एक लेक्चर कंप्लीट करवाऊंगा। इस चैनल पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का वन शॉट तुम्हें अवेलेबल कराऊंगा, ताकि तुम 2 घंटे में 1.5 घंटे में एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ करके अपनी एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पूरी कंप्लीट कर लो। ये मेरा प्रॉमिस है तुम सबसे। ठीक है, तो बस इतना करना है कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास 9th में आ गए हो तो 9th क्लास की फ्रेश वीडियो, नई वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेंगी। और उसके अलावा लाइव सेशन के थ्रू हम मेंटी क्विज करेंगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें इस चैनल पर मिलने वाला है यार। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मुझे मालूम है कि नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट आप सभी के स्कूल्स में पढ़ा दिया गया होगा और आपके स्कूल में स्टार्ट होने वाले होंगे यूनिट टेस्ट। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोग के यूनिट टेस्ट की डेट क्या है और कब यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए बता दो ताकि जो जो चैप्टर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कौन कौन से आ रहे हैं मुझे बता दो फटाफट से, ताकि मैं उनके अलग अलग वन शॉट वीडियो तुम्हारे एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले बना करके अपलोड कर दूं, ताकि तुम्हें बेनिफिट हो जाए उसका। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेक्चर को देख करके ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तुमने पहले भी अगर पढ़ रखा है तो और बेहतर हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा तब तो और ही मजेदार लगेगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की स्टाइल फील होगी कि यार मैं जीरो से हीरो बन गया। ठीक है, तो अपने क्लास में जीरो से हीरो बनना है तो वन शॉट नंबर सिस्टम का जरूर से आपको फायदा मिलने वाला है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं पूरे की पूरी एनसीईआरटी जो आपका है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ कवर करूंगा। तो डोंट वरी, आपके एनसीईआरटी का एक एक सवाल इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बने तो इस वीडियो में कमेंट डाल देना कि सर नहीं बना, मैं देख लूंगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुमसे बनेगा, मेरा प्रॉमिस है यार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास चैप्टर प्रोग्रेस, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये चीज हम यहां पर समझेंगे कि वे बेसिकली रैशनल नंबर्स होते क्या है। 7th क्लास, 8th क्लास, इन सब में तुमने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए आए हो, लेकिन यहां पर हम उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन प्लस उसके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि भाई उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, जो कि यहां पर तुम समझोगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स में, इसके बारे में। उसके अलावा प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर की, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर लाइन। अब किसी नंबर लाइन पर अगर हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है या फिर इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ तुम्हें इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में मिलने वाला है कुल मिलाकर के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ये भी यहीं पर कवर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है तुमसे, यार तुमने सबसे पहले नंबर्स कौन सी क्लास में पढ़ा था, क्या तुम्हें याद है? सबसे पहले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है, तुमने सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ा था? आई थिंक हम सब ने फर्स्ट या सेकेंड में, यार हमको काउंटिंग बता दी जाती है ना फर्स्ट क्लास तक। वैसे तो आजकल पीजी एलकेजी के बच्चे भी 1 2 3 4 करते फिरते हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो फर्स्ट क्लास में आकर के काउंटिंग पढ़ी होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि फर्स्ट क्लास से जिस चीज को आप पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, तो वाकई में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नंबर एक ऐसी चीज है, और हम बोल सकते हैं कि नंबर इज अ थिंग दैट इज गिवन बाय गॉड, है ना। आज के टाइम पर आप सोचो कि अगर आपको चीजों को गिनना नहीं आता तो आप क्या करते? आप कैसे बताते कि मेरे पास, मेरे पॉकेट में कितनी चॉकलेट है? या मम्मी को कैसे बताते कि मम्मी बाहर कितने लोग आए हैं जिनके लिए आपको चाय बनानी है? यही होता है ना घरों में, जब मम्मी बोलती बेटा छोटू गिन के आओ बाहर कितने लोग आए हैं, तो आप चुपके से पर्दे के पीछे जाते हो और ऐसे देखते हो, मम्मी 5 लोग आए हैं, तो 5 लोग के लिए मम्मी चाय बना देती है। तो सोचो अगर नंबर्स आपकी जिंदगी में नहीं होते तो कैसा होता है यार, हमें कुछ पता चलता है ना। मतलब कोई भी किसी भी चीज का तुम आंसर नहीं कर पाते, मतलब कि तुमसे पूछा जाता कितने आदमी थे, है ना, तो कैसे बताते कितने आदमी थे? तो इसलिए नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम फील कर लेते हैं तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान लगने वाला है, इस बात की प्रॉमिस है मेरी। चलिए
तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अगर हम बात करें जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमारी जिंदगी में आए, ठीक है, होता है ना, पहले जिंदगी में कोई आता है फिर कोई आता है, तो इसी तरीके से नंबर सिस्टम की लाइफ में नंबर सिस्टम की पहली गर्लफ्रेंड क्या थी? ये हमारे नंबर सिस्टम की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, आपकी कौन है बताइएगा, ठीक है, या फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो नंबर सिस्टम की जिंदगी में सबसे पहले कौन आया था? नेचुरल नंबर्स आए थे, ठीक है, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके के नंबर्स आपके काउंटिंग नंबर्स बोले जाते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम की जिंदगी में एक और नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो। जीरो नाम से लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बन जाता है पूरे हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा हीरो। तो जीरो बन गया हीरो। तो जीरो मिल जाने से ये पूरा नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम होल हो जाता है, थोड़ा सा और कंप्लीटनेस आ जाती है। उसके बाद बारी आती है बच्चों इंटीजर्स की, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हमने निगेटिव नंबर्स भी इसमें जब ऐड कर दिए तो इंटीजर्स बन गए। उसके बाद यहीं तक हम नहीं रुके, है ना, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब बढ़ना शुरू करता है तो फिर वो बढ़ते ही चला जाता है। तो इसी तरह नंबर सिस्टम धीरे 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 एक्सपेंड होता गया, है ना। शुरुआत सिर्फ काउंटिंग से हुई थी, है ना, शुरुआत सिर्फ काउंटिंग से हुई कि भाई कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, कितनी लकड़ियां हैं, कितने पहिए चाहिए, कुछ भी, है ना। फिर धीरे 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 आता है कि भाई कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नथिंग के लिए नंबर बनता है जीरो। फिर आता है कि मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं और तुमने मुझसे 2 रुपए मांगे, तो जो 2 रुपए कम हो गए वो कम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो निगेटिव नंबर्स आपके इंक्लूड हो गए। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी एक्सपेंड होती जाती हैं एज वी ग्रो। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे चीजें एक्सपेंड होती जाती हैं। फिर जब इंटीजर्स हो चुके थे तो उसके बाद बारी आती कि भाई अब इस सिस्टम को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है। तो यहां पर हमारी जिंदगी में आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, जैसे कि 1/2 1/3 2/5 3/2, ये सभी नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, फ्रैक्शन हमेशा एक होल क्वांटिटी का होता है ना। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। कभी हो सकता है क्या कि कोई फ्रैक्शन माइनस में हो, निगेटिव हो? नहीं, फ्रैक्शन एक होल क्वांटिटी का कुछ पार्ट होता है। और रैशनल नंबर्स में आपके सभी P/Q के फॉर्म के नंबर्स आ जाएंगे जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों रैशनल नंबर की बात हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कलेक्शन और ज्यादा बड़ा हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये समझना है कि सभी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे कि आपके पास -1 -2 -3 या 0 1 2 एंड 3, इन सभी इंटीजर्स को हम आपका P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूछो कैसे? मान लो मेरे पास लिखा -2, तो मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूं। तो ये क्या फॉर्म बन गया? ये आपके पास P/Q का फॉर्म बन गया, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी इंटीजर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी इंटीजर्स, हर एक इंटीजर आपका एक रैशनल नंबर होता है। ये बात क्लियरली समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हर एक इंटीजर होल नंबर होता है और हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है। ये बेसिक अगर हम ध्यान से देखें तो, क्योंकि हम उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। तो पहले हमने नेचुरल से होल में एक्सपेंशन, होल से इंटीजर्स में एक्सपेंशन, फिर इंटीजर से हमने आपका रैशनल नंबर में एक्सपेंशन कर दिया। तो यहां तक की कहानी आपकी रैशनल नंबर की हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। और अगर कहीं पर भी बोला जाए सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है आपका किसी भी रैशनल नंबर का, वो आपके पास बच्चों P/Q के फॉर्म का होता है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और HCF ऑफ P/Q आपके पास क्या होता है बच्चों? 1 होता है। यानी कि अगर मैं P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालूं तो वो 1 आएगा। अगर 1 आ गया तो हम बोलेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म का रैशनल नंबर है। किस फॉर्म का? सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो अब एक क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? क्या 0 आपका रैशनल नंबर होता है? अगर होता है तो बताइए, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं?
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। चलिए तो बताइए बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, फटाफट से बताइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1.1 का, कि भैया बताओ जीरो रैशनल है या नहीं है, बताओ जल्दी से फटाफट से। जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो कैसे? इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेंस जीरो इज अ रैशनल नंबर। आई बात समझ में या नहीं आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और तीसरा एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, फटाफट से इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो सबने नोट कर लिया फटाफट से, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आते हैं फटाफट से। तो कन्वर्स इनका ट्रू नहीं है, कन्वर्स जरूरी थोड़ी है कि हम इसका कन्वर्स भी ट्रू है, लेकिन ये चीज हमें यहां पर माननी होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको कभी भी एग्जाम्स में तुम्हारे पूछा जा सकता है कि रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे ये बोलता है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर्स आपके पास ए है और बी है, तो दोनों रैशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो वो भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। वो आपका क्या होगा बच्चों? एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। यहां तक कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड भी करता हूं तो भी एक रैशनल नंबर ही मिलता है। बट डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो दैट मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा रैशनल होगा, a इंटू बी ये भी आपका रैशनल होगा, और a डिवाइड बाई b ये भी आपका रैशनल होगा, बट b नॉट इक्वल टू जीरो, b आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलती है कि फॉर एग्जाम्पल a आपके पास कोई रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर b है, तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो ये आपके पास b प्लस ए के बराबर होगा। यानी कि a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, मीनिंग दोनों की सेम है। इसी तरीके से अगर मैं a इंटू बी करूंगा तो b इंटू ए आपके पास बराबर होगा। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो हम ये बात बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव है, बट नॉट ट्रू फॉर, अगर मैं यहां लिखूं बट नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है ना। a माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। a डिवाइड बाई बी और b डिवाइड बाई a ये भी ट्रू नहीं होता। मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ऑफ a, ठीक है, और a डिवाइड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। तो मतलब सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस आपके डिवीजन के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये आपका कम्यूटेटिव होता है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई सबको? पक्का कंफर्म क्लियर है? बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर वीडियो को जरूर से करिएगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों एसोसिएटिविटी। क्या होती है एसोसिएटिविटी? ध्यान समझना। अगर हमारे पास कोई तीन रैशनल नंबर है, कौन कौन से? ए, बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रैशनल। अगर ये हमारे पास कोई भी तीन रैशनल नंबर है तो ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो आपके पास a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली a इंटू में b इंटू में c इक्वल टू होगा a इंटू में b इंटू में आपके पास c के बराबर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी बच्चों एसोसिएटिव होता है। क्लियर? बट इट इज नॉट ट्रू फॉर, ध्यान समझिएगा, इट इज नॉट ट्रू फॉर डिफरेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं तीन नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ट्रू नहीं है। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान समझना है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, इट इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए भी ये आपका ट्रू नहीं होता है। तो मतलब ये चीज सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ट्रू है। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी हो गई। उसके बाद बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास कोई भी
रैशनल नंबर है, लेट सपोज कोई रैशनल नंबर आपके पास ए है। अब अगर मैं इस रैशनल नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझको जीरो मिल जाए, मैं क्या ऐड करूं कि मुझको जीरो मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है तो किसी रैशनल नंबर में उसका नेगेटिव अगर आप ऐड करोगे तो हमको यहां पर जीरो मिलेगा। तो किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स उस रैशनल नंबर का नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 विच इज इक्वल टू 0। मान लो 3/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, दोनों का सम 0 आ जाएगा। इसी तरह माइनस में 2/5 है तो इस पर्टिकुलर नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 2/5 विच इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर का निगेटिव होता है, उस नंबर का जस्ट निगेटिव कर दोगे तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती बच्चों एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि अगर किसी रैशनल नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझको 1 मिल जाए, किसी रैशनल नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझको 1 मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मतलब कि आपने किसी को पलट दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, नंबर ले लेते 2/3। अगर तुम्हें इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो सिंपली क्या करो, इसको पलट दो। क्या कर लो, उठा के पलट दो, तो ऑटोमेटिकली तुमको 3/2 मिल जाएगा और इसका प्रोडक्ट तुमको 1 आएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि उसको कुल मिलाकर के हमें पलट देना है, बस हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एवरीवन क्लियर है। चलिए एक जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बताना है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे सर ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स ये गलत है, क्योंकि 1/2 एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। 0 इज अ रैशनल नंबर, यहां पर लिखा है कि 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमें पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हमारा ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5, -7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, फटाफट से बताइए जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नंबर है उसका निगेटिव कर दो, तो -7/5 है तो इस नंबर का निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस में 7/5, तो 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो -7/5 का एडिटिव इनवर्स प्लस में 7/5 होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों हम 0 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 0 को। और अगर कोई आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो आपके पास 1 होती है। सिंपल। एडिटिव आइडेंटिटी हम हमेशा 0 को बोलते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम आपका 1 को बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जल्दी 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 बताओ 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। माइनस में 3/5, 5/3, 2/5 या नन ऑफ दीज, विच वन इज द राइट आंसर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों 3/5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 5/3 से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 5/3 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया था। अब आप लोग के लिए ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसको देख करके तुम्हें एक आइडिया आ रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस अगर मुझे क्लास के बाद वन शॉट देखने के बाद प्रैक्टिस के लिए मिल जाए तो बच्चों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक काम मैं करने वाला हूं, वो ये है कि तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है,
होमवर्क कहां पे देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। नीचे जब जाओगे तो लिंक एक पड़ा होगा, उस पर क्लिक करना। तो तुम्हें ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी क्लास में करवा रहा हूं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करने को दे दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को तुम क्या करना, सॉल्व करना। इससे फायदा यह होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस में तुम्हें समझ में आ रहा है और कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज ना तुम्हें मैं नीचे एक होमवर्क का लिंक दे रहा हूं, उस पर जरूर से कर लेना। तो वीडियो को एंड में उस होमवर्क को सॉल्व जरूर से करना सब लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास मान लो दो रैशनल नंबर दे दिए जाए, ठीक है, और जैसे कि रैशनल नंबर एक आपके पास 1 है, एक नंबर आपके पास 2 है। अब आपसे बोल रहे हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे, बताइए। इन दो नंबर्स के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे, और आपसे बोल रहा है कि कोई दो रैशनल नंबर बताइए। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत आसान है, फटाफट से बताइए। 1 और 2 के बीच में कौन कौन से दो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। देखो, सबसे पहला बहुत सिंपल मेथड है एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड बोलता है कि दो नंबर्स के बिल्कुल ठीक बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। और वो कैसे निकालते हैं, अगर दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो दोनों को रखते हैं यहां पर, 1 को रखा 2 को रखा, दोनों को ऐड किया और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 + 2 यानी कि आपके पास 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 हुआ कि आपने 1 और 2 के बीच में एक नंबर ढूंढ लिया जो कि आपका 3/2 है, जो बिल्कुल ठीक ठीक इन दोनों के बीच में आता है ना। तो अगर कभी भी बीच वाला नंबर, बिल्कुल मिडिल नंबर निकालना है तो दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एग्जैक्टली उनके ठीक बीच का नंबर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमको 1, 3/2, 2 आ गया। अब सोचो, अब इनके बीच में ध्यान से समझना, इनके बीच में भी हम एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सोचो 1 और अगर मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो 1 प्लस में 3/2 कर दूंगा और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा, चलेगा। और यहां पर आपके पास कॉमा में 3/2 है और यहां से कॉमा में आपके पास 2 लिख दिया। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों को ऐड करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, फटाफट से बताइए। 1 + 3/2, तो ये सिंपली आपका बन जाएगा, अगर हम ध्यान से देखिए, नोट करना, अच्छा एक ही नोट आएगा ना, बहुत बढ़िया, देखना। तो 2 × 2 और +3 5/4, तो कितना आ जाएगा 1, कॉमा में 5/4, कॉमा में आपके पास 3/2 और कॉमा में आपके पास 2। तो ये हमारे पास बच्चों आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। मतलब कि इन दोनों के ठीक बीच वाला नंबर निकाल लिया। तो अब आप सोचो, क्या मैं इन दोनों के ठीक बीच का नंबर निकाल सकता हूं, इन दोनों के ठीक बीच का नंबर निकाल सकता हूं और इन दोनों के ठीक बीच का नंबर निकाल सकता हूं। मींस कोई भी दो नंबर आपके पास है, आप उनके बीच में आने वाला नंबर निकाल सकते हो। कैसे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह प्रोसेस कभी रुकेगी? दो नंबर आए, बीच का निकालो, फिर 2 आए, उनके बीच का निकालो, फिर 2 आए, उनके बीच का निकालो। यह प्रोसेस तो कभी नहीं रुकने वाली। यानी कि कोई भी दो नंबर होंगे, उनके बीच एक नंबर तो तुम निकाल ही पाओगे। हेंस यहां से बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रूव होता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। ये है बच्चों महाज्ञान। ये क्या है बच्चों, महाज्ञान। बहुत बड़े ज्ञान की बात है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर दो के बीच में एक निकाल लोगे, फिर उन दो के बीच में एक, फिर उन दो के बीच में एक। ये प्रोसेस तुम जितनी बार चाहो उतनी बार तुम कर सकते हो। तो क्या ये बात तुम्हें मजेदार लगी कि नहीं लगी, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर से बताइएगा। एवरीवन क्लियर, यस और नो? आगे समझ में, पक्का कंफर्म क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये हमारे पास बच्चों आपका स्टेप नंबर 2 था, है ना। अब इसी तरीके से आपको और निकालना है तो 3/2 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। मतलब कि 1, कॉमा में 5/4 हो गया, कॉमा में 3/2। अब देखना, इन दोनों के बीच में निकालना है तो 3/2 प्लस में 2, कॉमा में 2 डिवाइड बाई 2।
मतलब यहां पर इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 कॉमा में 5/4 कॉमा में 3/2, 2 2 जब 4, 4 + 3 7, तो बन जाएगा 7/4 कॉमा में आपके पास 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरीके से 1 और 2 के बीच में 1 2 3 रैशनल नंबर तो तुमने ऐसे ही निकाल लिए। और ये जो प्रोसेस है ऐड करके डिवाइड करना, इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? इसको हम एवरेज मेथड बोलते हैं। एवरेज निकालते हैं ना, जैसे ऐड करके डिवाइड करके। चलिए, आई बात समझ में? पक्का कंफर्म क्लियर? बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, अब एक नया मेथड देखेंगे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो एवरेज मेथड के अलावा भी हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं जितनी भी रैशनल नंबर हमको चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1/8 और 6/8, क्लियर है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/8 एंड 6/8। लिख लो यहां पर 1/8 और 6/8, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। कितने? 6 निकालने हैं। तो बच्चों अगर 6 रैशनल नंबर चाहिए और आप ध्यान से देखो कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, या फिर हो सकता था कि इनका न्यूमरेटर सेम होता। मतलब ऐसे दो रैशनल नंबर जिनके ईदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी आपके सेम है, तो बहुत आसान होता है, जितने मर्जी तुम रैशनल नंबर चाहो उतने निकाल सकते हो। तुमसे 6 बोल रहा है ना, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसके न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 7 से, इसके भी न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 7 से, है ना। अब 6 पूछ रहा है ना, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और उस पर्टिकुलर नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना। क्या करना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। तुम 7 के प्लेस पर 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, मतलब 6 से बड़ा लेना। क्या करना? 6 से बड़ा लेना, लेकिन कोई भी नंबर लो। अब क्या बनेगा? ध्यान समझना, 7 1 7, तो ये बनेगा 7, 8 7 56, कितना बन गया? 56। तो ये बन गया आपके पास 7/56। यहां पर देखना 7 6 42, तो ये आपके पास बन गया 42/8 7 56, कितना बन गया? 42/56। अब बताओ, एक तरीके से 1/8 है और इसको तुम 7/56 लिखो, और यहां पर ये तुम्हारे पास 6/8 है, हां जी, और इक्वल और तुम इसको 42/56 लिखो। तो ध्यान से समझना, 6 चाहिए है, कितने सारे लिख पाऊंगा? 7/56, 8/56, 8/56, 9/56, 10/56, 11/56, 12/56, 13/56 और ऐसो ऑन 42 तक है। तो यहां पर तुम 41/56 तक लिख सकते हो। तो इस बीच में तुम कितने सारे रैशनल नंबर्स यहां पर ऐड कर सकते हो, मतलब कि निकाल सकते हो। सिर्फ क्या कर रहे हो? बेस सेम रख रहे हो, न्यूमरेटर बढ़ाते जा रहे हो। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 14 से 15, इस तरह से चलती चली जाएगी। ठीक है, मान लो अगर तुम ये प्रोसेस नहीं करते, मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, तब कितने निकाल पाते? जैसे कि 1/8 है, 6/8 है, तो 1/8 और 6/8 इनके बीच में भी कुछ तो लिख ही सकते हो। जैसे कि 1 के बाद 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, मतलब इतने तो तुम वैसे भी लिख पाते, 4 तो तुम बिना कुछ करे ही निकाल लेते, है ना। अगर सिर्फ 4 रैशनल नंबर लिखने होते तो तुम डायरेक्ट 2 3 4 5 लिख करके भी काम चल जाता, लेकिन यहां पर सिंपली तुमसे क्या कर दिया उसने कि 6 दे दिए। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? कंफर्म, क्लियर? तो ये प्रोसेस है जिसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी सेम है तो हम 6 पूछ रहा है तो न्यूमरेटर में 7 8 9 किसी से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर्स जितने मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान था और एनसीईआरटी बुक में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर तुम एक्सरसाइज उठा करके चेक करोगे। अब हम बात करते हैं, मान लो यहां पर लिखा है 1/2 और इधर पे लिखा है 3/4। अब अगर हमें काम करना है तो ध्यान समझना, 1/2 है और आपके पास बच्चों 3/4 है। अब कैसे करोगे बताओ जी? अब कैसे करोगे? 1/2 है और यहां पर 3/4 है। अब इस केस में हमारा स्टेप क्या होगा? या तो
एवरेज मेथड आप अप्लाई कर लो, है ना, या तो आप यहां पर एवरेज मेथड अप्लाई कर दो। एवरेज मेथड क्या बोलेगा कि दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना ये तो। लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड में, एवरेज मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं हर कोई। 9th क्लास में तो खासकर आपके ऐसे ऐसे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, इन चैप्टर्स में भर भर के कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, तो हमें कहीं ना कहीं उन चीजों से बचना है जहां पर हमें कम कैलकुलेशन करें लेकिन हम इजीली कर पाए। तो देखो 1/2 और 3/5 है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, हमें कुल मिलाकर के यहां पर डिनोमिनेटर जो है 2 और 4 है, इनको किसी तरीके से सेम बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 1/2 है, इसके न्यूमिनेटर में 2 और इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 1/2 इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। तो 1/2 एक तरीके से आपका 2/4 के बराबर, और 3/4 तो हमने आपका एज इट इज लिख ही रहने दिया। क्लियर है, एज इट इज हमने लिख ही रहने दिया। अब आपसे थोड़ी पूछ रहा है कि फाइंड रैशनल नंबर्स, अब कितने निकालने हैं। मान लो तुमसे पूछ लेता है यहां पर 7 रैशनल नंबर निकालो, कितने, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 से 3/4। तो अब क्या करना, इनके बीच में मान लो 7 निकाल, 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर निकालने। तो काम क्या करो, 7 से बड़ा नंबर न्यूमिनेटर में 8 से, डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर लो, और सेम चीज यहां पर भी न्यूमिनेटर में 8 से, डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 16/32, ये कॉमा स्पेस 1 2 3 4 5 है, और यहां पर 8 3 जा 24 अपॉन में 8 4 जा 32। अब देखना 16 के बाद 17/32, 18/32, 19/32, 20/32, 21/32, 22/32, और यहां पर 23/32। तो 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर इनके बीच में आ गए, ठीक है। ये 7 रैशनल नंबर्स तुमने इनके बीच में फाइंड कर लिए। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इन केस में जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, इधर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बना लेना है। और वो कैसे हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आपको सेम बनाना है तो जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में 2 था, इसके डिनोमिनेटर में 4 था, तो अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल तुम्हारे पास कितना आएगा, सॉरी अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल लूं एक तरीके से तो भी चलेगा, हाँ। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो कुल मिलाकर के अगर एलसीएम हमारे पास 4 है तो हमारा टास्क ये है कि हम डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट कर लें। तो इसका ऑलरेडी था तो सिर्फ इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली सेम हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी होती है कि हमने जो भी कॉमन मल्टीपल है वो बना ले, ठीक है। डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल बना ले या फिर न्यूमरेटर का कॉमन मल्टीपल बना ले। तो ये छोटी सी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रैशनल नंबर्स यहां पर इजीली फाइंड कर सकते हो। फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो आई होप ये जो भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए, जिसमें मैंने कैसे रैशनल नंबर फाइंड करना है, 2 मेथड हमने देखे, एक तो एवरेज मेथड, दूसरा ये वाला जिसमें बेस सेम होते हैं और जिसमें बेस सेम नहीं होते, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में बच्चों आता ही आता है, ठीक है। अब मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं उसमें वो आप लोग के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है ना। जैसे कि क्या होता है ना कि हर बार हम नंबर सिस्टम को अपना एक्सपेंड करते आ रहे हैं, तो अब नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इररेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो एक सिंपल सी बात, रैशनल नंबर हम किन्हें बोलते हैं, जिन भी नंबर्स को हम p अपॉन
क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जहां पर क्यू आपका नॉन जीरो होता है। वो सभी नंबर्स आपके कैसे बोले जाते हैं बच्चों? ऐसे सभी नंबर्स को हम आपका रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे हर नंबर को हम आपका रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स सुन रखे होंगे, तो कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे कि √2 हो गया, ठीक है बच्चों, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सभी एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में भी हम इर्रेशनल नंबर्स को अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 1.01, 001, 0001, 00001 और सो ऑन। ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल है। तो ऐसे ढेर सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हमको मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे कांस्टेंट होते हैं जिनको हम इर्रेशनल नंबर्स के फॉर्म पर जानते हैं, जैसे कि एक हो गया पाई, ठीक है बच्चों। ये अब आप लोग क्लास 10th में आ गए हो, तो 9th में हो अभी। अब 9th क्लास से ही आपको ये एक नया शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है पाई। क्या है बच्चों? इसका नाम पाई है। तो ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ये भी कैसा बच्चों? ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ये वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम इस फॉर्म पे कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो और भी ज्यादा डिटेल्स में कि कैसे नंबर्स को हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते, वो सब चीजें हम अभी आगे पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कोई आपसे पूछे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? आप उनको ये बोलोगे कि वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे वो आपके रैशनल है, और जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो आपके इर्रेशनल्स हैं, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे आपको बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। कोई आपसे बोलेगा ये जो पाई होता है, पाई की वैल्यू आपसे बोलेंगे कि 22/7 के बराबर है। कोई बोलेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आप उसको बोलना नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई नॉट इक्वल टू 24/7, क्योंकि 22/7 एक कैसा नंबर है बताना चाहोगे? ये एक p/q के फॉर्म का नंबर है। तो 22/7 एक आपका रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और पाई आपका इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इर्रेशनल। और कोई भी रैशनल कभी भी इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इससे एक बात पता चलती है कि कभी भी पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या बोलते हैं बच्चों? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका 22/7 के बराबर होती है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रोक्सीमेट, लगभग बराबर है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और डेसिमल के फॉर्म पर अगर मैं बात करूं तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास 3.14 होता है। ये भी अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ये भी आपके पास अप्रोक्सीमेट है। और इसीलिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है बच्चों? ध्यान समझिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पाई है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है आपके पास 3.14। क्या होती है? 3.14। इसलिए बच्चों हर साल 14th ऑफ मार्च को, समझिएगा, हर साल 14 डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को। तो 14th ऑफ मार्च को हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? 14th ऑफ मार्च को हम यहां पर पाई डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल पाई डे, ठीक है बच्चों। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्ट है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, तो अब आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि भैया पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है और इसलिए हम
14th ऑफ मार्च को, क्योंकि 14th मार्च का मतलब क्या हुआ बच्चों, 14 फिर 03, तो ये बेसिकली आपका नंबर डे हो गया और ये आपका मंथ हो गया। तो डे और मंथ के अकॉर्डिंग आपका पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, पक्का कंफर्म, क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, तो पाई की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कोई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता, और पाई की वैल्यू 3.14 के भी बराबर नहीं होती। ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। चलिए, तो अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई, जब मैं एक बड़े से बैग के अंदर सभी रैशनल और सभी इरेशनल नंबर्स को अगर एक बैग में डाल देता हूं, ठीक है, एक बैग के अंदर अगर मैं सारे के सारे रैशनल नंबर जो कि बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स भी इसी बैग के अंदर डाल देता हूं, तो ये जो कलेक्शन है बच्चों, इस कलेक्शन को हम आपका क्या बोलते हैं, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इस पूरे के पूरे कलेक्शन को हम रियल नंबर्स का कलेक्शन बोलते हैं, यानी कि टुगेदर वी कैन कॉल इट एज रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि उसमें सारे के सारे रैशनल्स और सारे के सारे इरेशनल्स आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स भी अब अगर मैं बोलूं कि रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, तो इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट नंबर्स का अगर कलेक्शन करेंगे तो रियल नंबर्स का कलेक्शन भी एक इनफाइनाइट नंबर्स का कलेक्शन है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट मतलब होता है कि बहुत सारे, इतने सारे कि आप उसको कभी गिन भी नहीं पाओगे, है ना, गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी, इतने सारे नंबर्स हो जाते हैं, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ी लेंथ है अगर, जिसको आप कभी मेजर ना कर पाओ, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि ये वर्ड आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा। तो जिसको हम, जो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको कभी मेजर नहीं किया जा सकता, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड। जिस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सके वो इनफाइनाइट है, दैट इज अनडिफाइंड है। चलिए, यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी लोग फटाफट से मुझे एक बार बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं। अब जितने भी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को हम आपका क्या कर सकते हैं, एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक नंबर को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, एक ऐसी लाइन जिसमें सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके, उस लाइन को बच्चों हम रियल लाइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, उस लाइन को हम रियल लाइन बुलाते हैं। तो ये हमारी रियल लाइन होती है ना, जिसमें बेसिकली आपको 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1, -2, -3। हमारी स्केल में हमें कुछ बेसिक नंबर ही पता है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर जिनको हम, जो है स्केल में, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4 ही हो, नहीं, वहां पर उनके बीच में 1/2, 3/2 बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर रिप्रेजेंट करती हैं। और ये √2 हो गया, ई हो गया, पाई हो गया। अभी ई तो एक्सपोनेंशियल आपके लिए नया है, अभी तो ये आप नहीं पढ़ोगे, बट ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट बाई ए यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर। तो एक लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, वो पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बिहेवियर हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि भाई सभी नंबर्स को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक नंबर को आप एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, और अगर मुझे पिक्चर्स के फॉर्म पर चीजों को समझना है तो हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर इसको ऐसे समझो कि देख पा रहे हो ना कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो पूरा का पूरा होल नंबर्स के अंदर है, होल नंबर्स पूरा इंटीजर्स के अंदर है, और ये पूरे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स के अंदर है। और इरेशनल नंबर जो बिल्कुल अलग है, जो रैशनल नंबर से बिल्कुल अलग है, वो हमारे इरेशनल नंबर से। ठीक है बच्चों, और ये पूरा का पूरा ये कलेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सर्किल जो दिख रहा है, ये आपका पूरा कलेक्शन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पर बढ़ते हैं, और
इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले वो है आपका लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, है ना। रैशनल नंबर्स को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट या लोकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट 2 जो कि एक इरेशनल नंबर है और इसको मुझे अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। आप लोगों को मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है बच्चों, ड्रॉ अ लाइन। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन पर आपको ऐसे कुछ नंबर्स लिख देने, जैसे कि 0 और इक्वल स्पेस पर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल मेजरमेंट पे ये हो गया आपके पास 0, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से आप इधर भी कुछ नंबर लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप लोग जानते हो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अब आपको करना यह है कि इस प्रोटेक्टर का ये जो एंगल मीजर जिससे हम करते हैं, ठीक है, एंगल मीजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके ये वाले पोर्शन को आपको 1 के प्लेस पर रखना है। जो 1 है ना, 1 के प्लेस पर रखना है, ठीक है। और मान लो 0 से लेकर के 1 तक की जो डिस्टेंस है आपके पास 1 यूनिट है। क्लियर है, ये डिस्टेंस आप 1 यूनिट मान करके चल रहे हो। कितनी मान करके चल रहे हो, ये डिस्टेंस आप 1 यूनिट कंसीडर करके चल रहे हो। अब आपको यहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो ये O हो गया, ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट आपके पास B हो गया, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हो बच्चों, 90 डिग्री का। और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो जो लेंथ आपका 0 से A के बीच की डिस्टेंस है उतनी ही लेंथ का आपको AB, यानी कि 1 यूनिट लेंथ का ही आपको AB ड्रॉ करना है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये कोई पॉइंट मान लो आपके पास O है, तो O को आपको B से ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, O को B से ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे हमने O को B से आपका ज्वाइन कर दिया बच्चों, कोई दिक्कत यहां पर। अब आप मुझे बताइए, अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें बच्चों क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है कि इसको हम बुलाते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बुलाते हैं बेस और इसको हम बुलाते हैं हाइपोटेनस। ये जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल टू आपका p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम आती है, ठीक है। ये चीज आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम आती है, समझ गए। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप ध्यान से समझिएगा। तो OA आपके पास 1 यूनिट है, AB आपके पास 1 यूनिट है और आपने O को B से ज्वाइन कर दिया। अब समझिए, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर OB फाइंड करता हूं तो OB इक्वल टू क्या होगा, OB मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि OB इक्वल टू आपके पास √2। OB इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, √2। तो ये चीज आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, √2 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, √2। तो अब हमारे पास क्या है, हमने इतनी लेंथ देख ली कि इस पर्टिकुलर लेंथ को हम √2 बुलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर लेंथ को हम आपका √2 बुलाते हैं। तब आपके कंपास बॉक्स में एक टूल है जिसको हम बुलाते हैं आपके पास ये कंपास, एक तरीके से, ठीक है। तो अब आपको इसका इस्तेमाल करना है बच्चों, है ना। और इसके जो नोक वाला पिन वाला पॉइंट है और इस तरफ पे मान लो आपकी पेंसिल लगी रहती है। क्या लगी रहती है, पेंसिल। तो आपको यहां पर रखनी है पिन, यहां पर रखनी है आपको पेंसिल, ठीक है बच्चों। यहां पर रखनी है आपको उसकी पिन, इधर पे रखना है पेंसिल, और जो आर्क बनी है उस आर्क के बराबर आपको कट, जितनी ये आर्क बन रही है उस आर्क के बराबर कट आपको नंबर लाइन पर ऐसे लगा देना है, ठीक है।
मान लो ये पॉइंट पिन रखा, पेंसिल रखा, ऐसे कट हुआ, तो जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर इसने नंबर लाइन को कट किया, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 को। तो इस तरीके से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर लोकेट करना। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकेट करेंगे √3 को कैसे लोकेट करें। ठीक है, √2 को तो आपने लोकेट कर लिया, अब अगर √2 को √3 को लोकेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो दो तरीके हैं। तरीका यह है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कि फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस पर नंबर लिखने हैं 0 1, ऐसे लिख लो। देखो, तो फिर से इस पर नंबर लिखने हैं 0 1 2 एंड 3। अगेन जो प्रोसेस आपने अभी √2 को लोकेट करने में की थी, वो सारी की सारी प्रोसेस, कि ये कोई O पॉइंट है, ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, और ये लेंथ आपके पास √2 है। अब देखो, दो तरीके हैं √3 को लोकेट करने के, दो मेथड है। एक तो ये है कि आपने OB आर्क जो यहां से यहां तक की आपने मीजर करी और जिसने इस कहीं पॉइंट पर कट किया था, ठीक है, वो कोई पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट आपने कट किया था जो कि हमारे पास √2 है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास √2 है, जो आपने ऑलरेडी लोकेट किया था √2। अब आप √2 वाले पॉइंट पर या तो एक काम करो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप वापस से कंपास को रखो, सॉरी प्रोटेक्टर को रखो, और इधर पे रख करके आप अगेन 1 यूनिट, जैसे कि ये 1 यूनिट था, उसी के बराबर वापस से 1 यूनिट ड्रॉ करना है, और फिर आपको O को, ये कोई पॉइंट हो गया मान लो C, ठीक है, तो वापस से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि OA लेंथ आपके पास, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आपके पास √2 है, ये टोटल आपके पास 1 है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं बोलूं तो ये हमको OC की लेंथ आपको कितना आ जाएगी? OC की लेंथ आपके पास √3, और फिर आप क्या करोगे बच्चों? ये लेंथ मीजर करके इतनी आर्क का यहां पर कट करोगे, तो ये आपको यहां पर इस तरीके से ये जो लेंथ आई है ये रोके √3 यहां पर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपसे क्या बोलता है? दूसरा तरीका ये बोलता है आपसे कि आपने करना क्या है कि √2 वाली तो लाइन ड्रॉ करी है ना, अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो ये O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसी पॉइंट पर B पे, तो अब देखना ये लेंथ आपके पास √2 है, ये 1 यूनिट है, तो सोच के बताना कि OB ये कोई पॉइंट C हो गया, तो अगर मैं OC को ज्वाइन कर देता हूं, किसको ज्वाइन कर देता हूं? OC को, तो √2 और 1 पाइथागोरस थ्योरम से OC की लेंथ आपके पास √3 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? √3। तो बस आपको वापस से कंपास लेना है, कंपास से यहां पर पिन को रखना है, यहां पर पेंसिल को रखना है, तो ये √3 लेंथ की आर्क बन जाएगी, और इस आर्क को यहां पर नंबर लाइन पे जहां पर भी कट हो सकता है वहां पे कट कर लो, उतनी डिस्टेंस पे कट कर लो, तो जो लेंथ यहां पर है वही लेंथ यहां पर मीजर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहां पर √3 को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है बात? तो ऐसा भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप √3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो। क्या यह बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? कंफर्म? बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, तो ये हमारी प्रोसेस हो गई पूरी की पूरी। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन पे। फॉर एग्जांपल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नाम से सुनकर के सोच रहोगे सर ये कौन सी चीज बता रहे हो, ये तो कुछ नया ही है। बेटा नया कुछ भी नहीं है, जो भी चीज तुम यहां पर 9th क्लास में पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तुम्हें 7th में 8th में बताया जाता रहा है। ठीक है, बट वहां पर इतना डिटेल्स में नहीं समझाया गया, इतना डेप्थ में नहीं बताया गया। वो चीज अब तुम्हें 9th क्लास में डेप्थ में डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपको 10/3 बताना है, कितना आएगा? मतलब कि
आपको 3 से 10 को डिवाइड करना है, 3 से 10 को डिवाइड करना है। जरा डिवाइड करो और बताओ कितना आएगा। आपने पढ़ा, ठीक है, मतलब टेबल पढ़ी आपने, 3 3 जा 9, यहां पर कितना आया 9, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर पे कितना बचा 1। तो आप इसको क्या बुलाते हो बच्चों, ये आपके लिए रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है और ये डिवाइजर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं यहां पे पॉइंट लगा सकता हूं, तो यहां पर मुझे एक 0 मिल जाएगा। फिर से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, अगेन सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, फिर आपने 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर क्या हुआ सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हर बार रिमाइंडर, बार बार जब मैं कर रहा हूं तो बार बार हमको सेम रिमाइंडर मिलता जा रहा है, बार बार हमको यही रिमाइंडर मिलता जा रहा है। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका क्या मिल रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको पूरा एक्सपेंड करता जाऊं, बार बार 0 लेता जाऊं, तो बेसिकली 10/3 हमारे पास 3.333333। अब हर बार अगर 1 रिमाइंडर मिल रहा है तो हर बार 3 हमको मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो हमको मिलता है ना, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि भाई हर बार रिमाइंडर तो मिल रहा है और वो खत्म भी नहीं हो रहा, प्लस रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार रिमाइंडर अगर रिपीट करेगा तो 3 3 3 3 3 बार बार हमको क्वेश्चन में मिलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। और मुझे बताइए कि 10/3 कैसा नंबर है? 10/3 आपका एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा, रिपीटिंग चलेगा। तो अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, लाइक 1.21212121 ऐसा भी चलता रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 21212121 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को हम शॉर्ट फॉर्म पर 1.21 और 21 रिपीट कर रहा है तो 21 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म पर हम 1.21 बार लिखते हैं। इसी तरीके से 3.3333333333 चल रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म पर अगर मैं बोलूं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म पर 3.3 बार ऐसे लिखेंगे। जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वही नंबर आपका रिपीट कर रहा है, बाकी रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हो गया, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन था। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। अगर मैं 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन देखूं, मतलब कि 7 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने 8 से डिवाइड किया 7 को। आपको पता है 7 छोटा है तो नहीं आएगा, तो 0 पॉइंट यहां पर 0 लगाया। अब आपको पता है 8.85 जो 40, अच्छा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, सेपरेट किया, यहां पर कितना आया आपके पास 6 आया। फिर आपने 0 लगाया, 8 7 जा 56, कितना आया आपके पास 4 आया। फिर 0 लगाया, 8 5 जा 40, तो यहां से आपके पास 40 आया, सेपरेट करके हमारे पास 0 आया। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि 7 अपॉन में आपके पास 8 इक्वल टू 0 पॉइंट आपके पास 875 के बराबर होगा, 0.875 के बराबर। मतलब कि 7/8 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.875 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0.875 के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर? ठीक है, तो ये कैसा एक्सपेंशन है? इसमें क्या हुआ, डेसिमल प्लेस के पॉइंट के कुछ टाइम के बाद डिवीजन रुक गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 0। तो एक टाइम के बाद जब रिमाइंडर 0 हो जाता है
तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम बुलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्या बुलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बुलाते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बुलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो 7/8 को हम आपके पास 0 पॉइंट में आपका 875 क्या बुलाते हैं? 0 पॉइंट में 875 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बुलाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, 0.875 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसको बुलाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? हो गया? पक्का? चलो, तो हम देख सकते हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, क्या बच्चों? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर आर ईदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। या तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा लेकिन रिकरिंग जरूर होगा। रिकरिंग का मतलब, या रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, मीनिंग सेम ही है ना? रिकरिंग बोले या रिपीटिंग बोले, मीनिंग सेम है। रिकरिंग मतलब कि एक स्ट्रिंग है जो बार बार रिपीट कर रही है, वही मतलब होता है इसका। ठीक है, मीनिंग सेम है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया बच्चों कि डेसिमल एक्सपेंशन का, सॉरी, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का पॉसिबल है। आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप यहां तक आपको सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बोलो जी हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे और तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो मेरे को बहुत दिल से दुख होगा, क्योंकि आई लिटरली वांट कि मैं आपको इस चैनल पर 9th क्लास बहुत ही जबरदस्त पढ़ाऊं, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, मैं फालतू के आपको मोटिवेट करने की बातें तो ठीक है, वो तो करूंगा ही करूंगा, वो मेरा खून में है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊं। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब दी चैनल, सॉरी लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मेरी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हर क्लास की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगी और मजे आएंगे पढ़ के। ठीक है भाई, पक्का, कंफर्म, क्लियर एवरीवन? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो है बच्चों, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं बोल सकता हूं। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, बात यह है, अगर आप ध्यान से समझिए कि हमने अभी दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन देखे। कौन कौन से? एक देखा 7/8, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको कितना आया था बच्चों? 0.875। कितना आया था? 0.875। और ये किस तरीके का था? टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। अब ध्यान से समझना, जब भी किसी p/q टाइप के नंबर का डिनोमिनेटर यानी कि q अगर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के बराबर है, जहां पर वेयर m, n आर होल नंबर्स, ये आपके होल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? m और n अगर आपके होल नंबर्स हैं, मतलब m और n आपका 0 भी हो सकते हैं, समझना ध्यान से। m और n आपके 0 भी हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि 1 एक है एक नहीं, मतलब m और n आपके यहां पर होल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर q हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5, केवल और केवल 2 और 5 के प्रोडक्ट में, या तो केवल 2 का हो या तो केवल 5 का, या दोनों का हो। ठीक है, 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म पर है, या सिर्फ 2 है 5 नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। जैसे कि यहां पर 7/8 में देखो, ये क्या मतलब है? ये लिखा है 7/8 का मतलब क्या हो? 2 की पावर 3। अब आप बोलोगे सर यहां पर 5 नहीं है, तो मैं बोलूंगा इंटू में 5 की पावर 0 लेट कर लो, और 5 की पावर 0 जो होता है बेटा वो 1 के बराबर होता है।
किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 करते हैं तो 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हमें यहां पर समझनी होती है। और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, जैसे कि यहां पर तुमने अभी देखा, ठीक है, वो क्या देखा आपने, जैसे कि यहां पर 10/3, तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो ना तो 2 है, ना ही 5 है, ना ही उसकी कोई पावर है। तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। और जिसमें आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर हो, 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म पर हो, तो ऐसे में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कैसा होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो ये चीज यहां पर आपकी लिखी है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ अ रैशनल नंबर्स आर 2 और 5 और एनी ऑफ इट्स पावर then the decimal expansion of rational numbers will terminating, otherwise non terminating। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा, ये बताओ 32 अपॉन में 75 है, 32 अपॉन में 75 है, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, सिर्फ इतना बताना है। 32 अपॉन में 75 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, बस इतना सा जवाब दे दो। चलिए बताइए मुझे, जल्दी 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 आप मुझे बताइए कि 32 अपॉन 75 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सोचो कैसे करेंगे। आपको पता है कि 32 को तो मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, 75 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू में 3, क्लियर। अब देखना 32 तो ठीक है, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू में 3। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 5 तो है, लेकिन दूसरा फैक्टर 3 है। तो अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी और फैक्टर मिल गया है ना, 5 और 2 के अलावा कोई भी और फैक्टर मिल गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। आपने पूरा करना नहीं पड़ा, आप बस समझ जाओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये वैसे आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कल को आप 10th क्लास में जब जाओगे तो आपको शायद इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो हो सकता है 10th क्लास में जरूरत पड़े, अगर नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं, बट 10th क्लास में आपका इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल √2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.4141421562373095048880। अब आप देख सकते हो यहां पर डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही, मतलब कि कोई फिक्स स्ट्रिंग है जो रिपीट नहीं कर रही है। और इसी तरह यहां पर 01 001 फिर 0001 फिर 00001 फिर 0001, इस तरीके से ये भी आपका इररेशनल नंबर्स है। यहां पर लग तो रहा है कि 01 रिपीट कर रहा है, लेकिन देखो पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, कोई फिक्स स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये भी आपके पास इररेशनल नंबर्स का एग्जांपल है, दीज ऑल आर इररेशनल्स, ठीक है बच्चों, ये आपके इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। डन, बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले, जो कि है आपका एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q आपके इंटीजर्स हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि हमें 0.6 बार को, इस नंबर को आपका किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये चीज आपसे पूछा जाता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्कूल में ये चीज पढ़ ली होगी, क्योंकि पहला चैप्टर तो सब जगह पढ़ा दिया गया होगा, है ना। तो ये तुम्हारे लिए रिवीजन है, तुम रिवीजन कर लो। तो अच्छे तरीके से देखना कि जो तुमने स्कूल में पढ़ा था और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों में तुम्हें कितना डिफरेंस लग रहा है और कौन सी जगह पर तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है। अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो उसको फॉलो करो अच्छे तरीके से और रोज प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। देखो 0.6 बार p/q है, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है आपसे कि सबसे पहले तो हमें 0.6 बार का मतलब पहले ये भी समझ लो थोड़ा सा, ये आपको और हेल्पफुल हो जाएगा, इसको ऐसे समझना। 0.6 बार का मतलब होता है आपका 0.66666 और ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को x सेलेक्ट करना है, यानी कि लेट x इक्वल टू 0.66666, ये आपने x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करने वाले, x इक्वल टू 0.666666 आपने यहां पर लेट कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर कितने नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर पे बार लगा है, यानी कि एक नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। जब एक नंबर रिपीट कर रहा है तो स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बाई 10 इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो आया था उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10x इक्वल टू 10 टाइम्स x इक्वल टू 6.66666, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप को माइनस कर दो, मतलब 10x में से x माइनस कर दिया, ठीक है, और 6.66666 से माइनस कर दिया 0.6666, ठीक है। तो समझना डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, तो यहां से 10x माइनस x बचेगा 9x, और यहां से 6.666666 माइनस पे 0.666666, यहां से सिर्फ आएगा आपके पास 6, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पार्ट दोनों में सेम था तो कट गया। तो अब क्या बचेगा बच्चों, नोट करिए, x इक्वल टू आपके पास आएगा 6/9। 6/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म पर आप लिख सकते हो 2/3 के बराबर। तो इस तरीके से 0.6 बार या फिर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 2/3 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका p/q फॉर्म आपका 2/3 हो गया। क्या हो गया, p/q का फॉर्म आपका 2/3, यानी कि ये हमारा इसका फॉर्म है। क्लियर है, आई बात समझ में? जल्दी से यस और नो में लिख करके बताइए एवरीवन। 0.6 बार इक्वल टू 0.666666 दैट इज इक्वल टू ऑफ 2/3, 2/3 का फॉर्म है, तो ये हमारा इसका p/q फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, p/q फॉर्म हो गया। क्लियर है, पक्का समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर बच्चों एवरीवन? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, एक्सप्रेस 0.474747, ये वाला, इसको हमें आपका p/q के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। क्या करना है बच्चों, 0.47 बार, जो कि नंबर है हमारे पास वो है 0.47 बार, मतलब कि 0.47474747 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास नंबर है। तो सेम अब यहां पर भी हम स्टेप फॉलो करेंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, लेट सपोज x इक्वल टू 0.474747 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, मतलब ये 4747 इनफाइनाइट टाइम्स आपका रिपीट 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 करता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, देखो यहां पर कितने नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं, यहां पर 2 नंबर है 47 47 47, मतलब कि 2 नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब एक नंबर रिपीट करता था किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से। जब 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करो, जिसमें 2 जीरो हो, जैसे कि 100। तो क्या होगा स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बाई 100 इन स्टेप 1। अगर मैं स्टेप 1 में 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 100 टाइम्स x इक्वल टू
ये बन जाएगा 47, 2 नंबर इधर आ जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नंबर इधर आ गए, तो 47.47, 47, 47 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? अब देखना, ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान समझना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सिंपली अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कि 2 से 1 को माइनस कर दिया, तो कितना आएगा? 100 में से x गया तो बच गया आपके पास 99 टाइम्स आपका x, और इसमें से ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके पास आ जाएगा 47। तो 99 टाइम्स x इक्वल टू आपके पास कितना आया? 47 आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x मस्ट बी इक्वल टू 47 अपॉन में आपका 99। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल गया कि 0.47 बार, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो ये आपके पास 47 अपॉन में 99 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 47 अपॉन में 99 के। और इस पर ना एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाई है। शॉर्ट ट्रिक का वीडियो तुम्हें शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि इसी चैनल पे पड़ा है, तो वहां पर आप जाकर के देखोगे तो शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो 0.47 बार इक्वल टू 47 अपॉन 99। क्लियर है एवरीवन? आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम ऐसे नंबर्स को चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा टिपिकल आएंगे, 0.235 बार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो बार लगा है 35 पे लगा है, 2 पे नहीं है। देखना 2 रिपीट नहीं कर रहा, 0.235 35 35, सिर्फ और सिर्फ 35 35 35 रिपीट कर रहा है। 2 इज नॉट रिपीटिंग, इसलिए 2 के ऊपर बार नहीं लगा है। और इसको हमें क्या करना है बच्चों? P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसके फॉर्म पर? P अपॉन Q के फॉर्म पर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, जहां पर P और Q आपके इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से चीज को समझना। अब नंबर तो सही लिखा है 0.235 बार, और ये नंबर हुआ आपका, मतलब हुआ 0.235 पॉइंट यहां पर है 35 35 35। अब देखो, और डॉट डॉट डॉट, इसको हमें कन्वर्ट करना है P बाई Q के फॉर्म पर। स्टेप पहला तो वही है, सबसे पहला स्टेप तो सब में कॉमन है कि लेट सपोज x इक्वल टू आपका 0.2 फिर 35 35 35 और रिपीट कर दो। ठीक है, अब देखना, सबसे पहला हमारा फोकस जाना चाहिए कि कितने नंबर हैं जिन पर बार नहीं लगा, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ एक नंबर दिख रहा है जो रिपीट नहीं कर रहा। तो जब सिर्फ एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम इस 2 को इधर फेंकना है, इस 2 को इधर फेंकना है। तो मल्टीप्लाई बाई 10, सबसे पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हमें इधर लेके आना है। तो क्या बन जाएगा? 10x इक्वल टू, अब 2 इधर आएगा तो बन जाएगा 2.35 35 35 ऐसे, 35 35 35 ऐसे हुआ। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 है। जैसे ही स्टेप नंबर 2 तुमने ऐसे निकाला, अब तुम देख सकते हो ये स्टेप वापस से पुराने वाले के जैसा हो गया। अब तुम्हें कुल मिलाकर के इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टेप 3, कि पॉइंट के बाद कितने नंबर से जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि 35 35 35, 2 नंबर से जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एक स्टेप यहां पर बढ़ गया आपका कि मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 10x तो पहले से है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1000 ऑफ x इक्वल टू 2 है, यहां पर 35 इधर और आ गया तो 235, फिर पॉइंट में आपके पास 35 35 और 35। ये हमारे पास तीसरे स्टेप आ गया। अब तीसरे स्टेप से दूसरे स्टेप को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर 1000x से 10x को सब्ट्रैक्ट किया तो 235 से 2 गया तो बचेगा 233, बाकी
ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म दोनों में कॉमन है तो खत्म, जीरो। तो हमारे पास यहां से बचा 990x बराबर में आपके पास 233। तो x की वैल्यू 233 बटे में आपके पास 990 कितना आ गया, x इक्वल टू 233 अपॉन में 990, ये हमारा आंसर होगा। x इक्वल टू आपके पास 233 अपॉन में 990। आई बात समझ में? क्लियर है? हो गया? कोई डाउट यहां पर? चलिए, तो ये इस तरीके से हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, ये चीज अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, पेपर में इससे क्वेश्चन पक्के आएंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल। अब देखना, 2 इरेशनल नंबर है, एक 5/7 है, एक 9/11 है। अब इनके बीच में तुम्हें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने। कैसे? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल्स बिटवीन दीज 2 रैशनल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो 7 से 5 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आया, तो 7 7 जा 49, कितना है यहां से 1, फिर पॉइंट, 7 1 जा 7, कितना है आपके पास 3, 7 4 जा 28, कितना है आपके पास यहां पे 2। उसके बाद देखना फिर 0, तो फिर 0 आया, फिर यहां से आ जाएगा 7 2 जा 14, तो यहां से आपके पास 6 आया, फिर 0 लगाया, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, फिर यहां से आपके पास 4 आया। अभी भी चलेगी प्रोसेस, तो 0.71428 तक तो आ गए, फिर यहां पर लगाया आपने 0, अब कितना आएगा 7 5 जा 35। जैसे ही तुमने यहां पर 35 लगाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो अब तुम्हें यहां पर रिमाइंडर 5 फिर से मिल गया। और शुरुआत तुमने कहां से करी थी 5 से, डिवाइड करने पर वापस से 5 आया। अब इसके बाद क्या होगा, 0.714285, 5 के बाद आगे की जब तुम प्रोसेस करोगे, थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको ओपन करके समझाता हूं। आई थिंक यहां पर थोड़ा सा कम विजिबल होगा, इधर तक का दिख रहा है बेटा। यहां से जब तुमने सब्ट्रैक्ट किया 60 से, नोट करना 60 से 56 को, तो यहां पर मान लो तुम्हारे पास आया 4, ठीक है। फिर से तुमने यहां पर 0 लिया, तो कितना आया आपके पास 40, फिर कितना हुआ 7, सॉरी यहां पर 6 आया ना, ओके चलो, यहां से आया आपके पास 6, फिर आपने क्या किया 60 कर लिया, फिर 7 8 जा 56, तो 56 यहां पर आया, सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, ये आपके पास है 4, फिर आपने 5 टाइम्स में किया क्योंकि 0 लगा लिया, तो 7 5 जा 35। तो यहां से जब आपको वापस से 5 मिला, ये 5 कैसा है, जो इधर वाले 5 के वापस से पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां हमको रिपीटिशन स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअल में 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 0.714285 इस पूरे का बार, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा नंबर यहां पर रिपीट करेगा, 0.714285, ये पूरा का पूरा नंबर आपका रिपीट करेगा, ठीक है। ये तो 5/7 का तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब अगर सिमिलरली मैं 9/11 का करूं, तो 11 से 9 को डिवाइड किया, तो पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, अब देखना 0, तो 11 8 जा 88, कितना आया आपके पास 2, पॉइंट लगाया 11 1 जा 11, फिर कितना है आपके पास 9। अब देखना वापस से 9 मिल गया, यानी कि अब क्या होगा, ये वापस से तुम 0 लगाओगे, फिर 11 8 जा 88 करोगे यहां पर, फिर यहां से तुम्हारे पास आएगा 2, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, तो यहां से फिर से 9। तो ये प्रोसेस अब रिपीट कर रही है। तो एक्चुअल में 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.818181 ... है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों?
आई बात समझ में? 0.818181 ये हो गया, और इसका है तुम्हारे पास 0.714285। अब ध्यान समझना, ये है तुम्हारे पास 0.714285 ये है, और दूसरा नंबर है तुम्हारे पास यहां पर 0.818181, या इसको शॉर्ट फॉर्म पर अगर तुम लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 0.81 बार। अब तुम्हें इनके बीच में 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि इर्रेशनल हो, मतलब कि नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना तो रिपीटिंग हो ना ही आपका टर्मिनेटिंग हो, नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। एक सिंपल सी बात, 0.714285 है, तो हम इससे बड़ा नंबर देखें क्या होगा। 0.714285 से वो बड़ा नंबर हो जाएगा 0.72। 71 से बड़ा तो 72 होगा। अब देखना 0.72 हो गया, इससे बड़ा। अब देखना फिर 01 001 0001 00001 फिर 0000001 ऐसे ऑन। आपने बस 71 के बदले 72 ले लिया, बाकी आगे के टर्म में हमने क्या कर दिया, मतलब कि स्ट्रिंग ब्रेक कर दी। अब 01 001 0001 00001 ये बन गया। अब इसी तरह से 0.73 इससे बड़ा हुआ, फिर 01 001 0001 00001 फिर 00001 ऐसे ऑन। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। 73 के प्लेस पर 74 कर दो, तो 0 पॉइंट आपका 74 01 001 0001 00001 0000001। ठीक है, ऐसे हुआ। तो इस तरीके से हम जितने मर्जी चाहें उतने इर्रेशनल नंबर्स हम इन दो नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं, जितने मर्जी चाहो। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स आपके आते हैं। ये बात क्लियर है, समझ में आई? दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, ठीक है, कि मान लो आपके पास एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। अब आप मुझे बताइए कि 1 और 2 के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर तुम लिख सकते हो। मैं बता रहा हूं 1.01 001 00001 00001 ... एक तो ये लिख दिया। उसके अलावा 1.02 002 0002 00002 ऐसे ऑन। कितने मर्जी लिखवा लो भाई, 1 और 2 के बीच में मैं लिख दूंगा इर्रेशनल्स। ठीक है, ये भी तरीका है। आइए अब हम बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर कुछ बेसिक सी चीजें समझेंगे। ऑपरेशन बिटवीन 2 और मोर रैशनल नंबर्स, जब मैं दो रैशनल नंबर का ऑपरेट करता हूं, मतलब कि एडिशन करता हूं, मल्टीप्लिकेशन करता हूं, सब्ट्रैक्शन करता हूं या फिर डिवीजन करता हूं, तो क्या होगा। ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल, उनके बीच में जब मैं ऑपरेट करता हूं, मतलब ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं या डिवाइड करता हूं। और तीसरा ऑपरेशन बिटवीन 2 और मोर इर्रेशनल नंबर्स, जब दो या दो से ज्यादा इर्रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, ऐड करता हूं, डिवाइड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या होगा। ये सारे 3 टाइप के ऑपरेशन के बारे में समझना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बच्चों दो रैशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, डिवाइड करता हूं, ऐड करता हूं, तो हमें हमेशा एक रैशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? हमेशा हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। चाहे आप देख लो कि अगर मैं 1/2 में 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 4 2 जा 8, क्या मिला, रैशनल। रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल। 1/2 में 3/4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 4 हो गया, तो यहां से बना 2 प्लस में 3 यानी कि 5/4, क्या मिला, रैशनल। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी यही होगा। अब
नेक्स्ट आता है बच्चों ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। यानी कि अगर मैं बात करूं जब मैं एक रैशनल में इरेशनल ऐड करता हूं, एक रैशनल में इरेशनल ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट हमेशा इरेशनल होता है। क्या होता है बेटा? इरेशनल होता है। जब मैं इरेशनल में रैशनल से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी रिजल्ट आपका इरेशनल होता है, रिजल्ट आपका इरेशनल होता है। जब मैं किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो भी रिजल्ट आपका इरेशनल होता है। क्या होता है बच्चों? तो भी रिजल्ट आपका इरेशनल। तो रैशनल में इरेशनल ऐड करने से, रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई करने से, रैशनल में इरेशनल डिवाइड करने से हमेशा इरेशनल ही मिलता है। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, पक्का? बहुत बढ़िया। ऑपरेशन बिटवीन टू इरेशनल्स। अब अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स का आपस में ऑपरेट करता हूं, आपस में मल्टीप्लाई ऐड करता हूं, तो देखना जैसे कि 2 प्लस रूट 2 है हमारे पास और 5 प्लस रूट 3 है एंड रूट 2 माइनस का 3 रूट 3 है। अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। तो कैसे करेंगे? 2 रूट 2 प्लस में 5 रूट 3 ऐड करना है, तो रूट 2 माइनस में 3 रूट 3। तो समझना यहां पर रूट 2 का कॉफिशिएंट 2 है, यहां पर रूट 2 का कॉफिशिएंट 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, तो 3 रूट 2 हुआ। यहां पर 5 रूट 3 है, यहां पर माइनस में 3 रूट 3 है, तो 5 में से 3 कम हुआ, कितना हुआ? 2। प्लस का साइन आएगा तो प्लस में 2 रूट 3। तो ये जो आपको मिला ये एक तरीके से आपका इरेशनल नंबर हुआ। कैसा हुआ बच्चों? इरेशनल नंबर हुआ। मतलब कि एक इरेशनल में दूसरा इरेशनल ऐड किया तो इरेशनल मिला। बट अगर आप यहां पर सोचो, नीचे पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? ठीक है, नीचे पर देखना, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 रूट 5 से 2 रूट 5 को, तो 6 रूट 5 इंटू में 2 रूट 5 किसके बराबर होगा? 6 2 जा 12 और रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बनेगा? 12 टाइम्स रूट 25 और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 के बराबर। तो आ जाएगा 12 इंटू में 5 यानी कि आपके पास 60। तो बेसिकली हमारे पास दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर मिल गया। क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर मिल गया। दोनों इरेशनल थे, मल्टीप्लाई किया तो रैशनल मिला, और इधर पे इन दोनों को जब मैंने ऐड किया था तो 3 रूट 2 और प्लस में 2 रूट 3 आया जो कि आपका इरेशनल था। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर मैं 8 रूट 15 से 2 रूट 3 को डिवाइड करूं, 8 रूट 15 से 2 रूट 3 को डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड होगा? समझना, 8 एज इट इज, रूट 15 को रूट 5 इंटू में रूट 3 लिख दिया, डेनोमिनेटर में 2 रूट 3 लिख दिया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 4 जा 8, कितना आ गया? 4 टाइम्स रूट 5 आया। ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये भी आपका इरेशनल नंबर है, पक्का? तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है बच्चों कि डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमें इरेशनल मिल रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से पता चलता है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल, अगर एक रैशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो इरेशनल मिलेगा। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, ये भी आपका इरेशनल होता है। ठीक है, लेकिन इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, जब मैं टू इरेशनल्स को ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डिवाइड करता हूं, तो रिजल्टेंट मे बी रैशनल और इरेशनल। रिजल्टेंट आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 6 मिल रहा है, कैसा नंबर है? इरेशनल। लेकिन अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 मिलता है जो कि रैशनल है। तो मतलब एक दोनों नंबर अगर इरेशनल है तो उनका प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है।
बट कंफर्म इरेशनल कब होगा? जब दोनों में से एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तब हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट वो आपका इरेशनल होता है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ बेसिक रूल्स हैं बच्चों जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक स्क्वायर रूट ए इंटू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। बेसिक लॉज है बच्चों जो कि आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ बी। आपको पता है कि एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला याद है ना कि एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, ये जो है ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर के। तो यहां पर रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, मतलब कि रूट ए का होल स्क्वायर माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस में बी। ये आपके पास ए माइनस में बी के बराबर, और ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर। तो ऐसे हमारे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हो जाती है जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। इसी तरह ये वाली हमारे पास हो गई बच्चों। कुल मिला के सिंपली मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, और सिंपली अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमको इस तरीके से ये आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे 1/√7 है, आपको पता है कि डिनोमिनेटर कैसा है? इर्रेशनल। अगर मुझे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है तो क्या करूं? तो भाई 1/√7 को अगर रैशनल बनाना है, मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, तो मैं सिंपली √7 का ऊपर पे और √7 का नीचे पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा √7 अपॉन में 7। दिस अगेन डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना। सिमिलरली जैसे कि यहां पर है आपके पास 1 अपॉन में √7 माइनस में √6। अब अगर इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे? ध्यान समझना, 1 अपॉन में √7 माइनस का √6 है। तो बच्चों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए नीचे पे जहां माइनस साइन लगा है इसको चेंज कर दो, तो √7 प्लस में √6 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी बच्चों √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमिनेटर हमारा बन जाएगा √7 प्लस में √6, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? समझना, √7 का होल स्क्वायर माइनस में √6 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू √7 प्लस में √6 अपॉन में 7 माइनस 6, तो आ गया √7 प्लस में √6। क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू √7 प्लस में √6। आई बात समझ में? पक्का क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। पक्का? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद है फाइंड ए एंड बी इफ बोथ ए एंड बी आर रैशनल। हमें यहां पर ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस का 2√3। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो, आरएचएस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इसका रैशनल है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो हमें कुल मिलाकर के इसको ऐसे फॉर्म पे लेकर के आना है। तो ऐसे फॉर्म में हम कैसे लाते हैं ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो √2 है बच्चों और प्लस में आपके पास √3। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बन गया 3√2 माइनस का 2√3। तो पहला काम तो हमारा होगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर में 3√2 प्लस में 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर डिनोमिनेटर में भी बच्चों हम 3√2 प्लस में 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी चीज से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? तो देखो बच्चों क्या बनेगा, ये बन गया। अब देखना, √2 मल्टीप्लाई होगा आपका 3√2 से, फिर √2 बन जाएगा 2 इंटू में आपके पास √2 इंटू √3, यानी कि 2 इंटू में आपके पास 3, ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 इंटू में आपके पास
3 इंटू में 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2 इंटू में आपके पास √3 इंटू में 3। चलिए और यहां पर भी सेम तरीके से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंपल मल्टीप्लीकेशन बेटा कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू में 2 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर माइनस में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? देखना, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू में आपके पास 2 और प्लस में 2 रूट आपके पास 6 प्लस में 3 रूट आपके पास 6 प्लस में आपके पास 2 3 जा 6। आई बात समझ में? तो 3 2 जा 6। अब देखना 3 टू 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ठीक है। 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12। बहुत बढ़िया, तो ये आपके पास बन गया 3 2 जा 6 प्लस में 2√6 प्लस 3√6 बन गया 5√6 प्लस में 6 अपॉन में 18 माइनस 12 यानी कि 6। तो 6 प्लस 6 12 प्लस में 5/√6 बटे में आपका 6, ये आ गया आपको, ठीक है। ध्यान समझना, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 12/6 कितना बनेगा आपके पास 2 और ये बनेगा प्लस में 5/6 ये बन गया। और अब आप इस पार्ट को कंपेयर करो, इस पार्ट को कंपेयर करो a माइनस के b√6 से। किससे? a माइनस में b√6 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी 2 और माइनस b की वैल्यू आपकी आएगी 5/6। तो माइनस b इक्वल टू 5/6 या फिर b इक्वल टू माइनस में 5/6। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है और b की वैल्यू आपके पास माइनस में 5/6 आ जाती है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आपके पास माइनस में 5/6, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? मुझे पता ही नहीं था मेरी पूरी कॉलर यहां पर खड़ी थी। आप लोग सोच रहे हो सर की कॉलर कैसी है, ठीक है। कॉलर मेरी पता नहीं कब खड़ी होगी। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से कंप्लीट होता है बच्चों। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस में 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1/x²। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से इसको समझना है कि x हमारे पास आपके पास है 3 प्लस में 2√2। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस में 1/x² और प्लस में 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x² की वैल्यू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 के बराबर आएगा। तो अगर x तुम्हारे पास 3 प्लस 2√2 है तो बताइए 1/x कितना होगा, 1/3 प्लस में 2√2। तो ये बन जाएगा आपके पास, रैशनलाइज कर लो, 3 माइनस में 2√2 अपॉन में 3 माइनस में 2√2 से मल्टीप्लाई। तो 1/x इक्वल टू 3 माइनस में आपके पास 2√2 और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8, तो बन जाएगा 3 माइनस का 2√2। समझ गए बच्चों? तो 1/x हमारे पास कितना आ गया, 3 माइनस का 2√2। क्लियर है? पक्का? तो अब देखना, अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2√2, 1/x की वैल्यू 3 माइनस 2√2, तो x प्लस में 1/x किसके बराबर होगा, 3 प्लस में 2√2 और प्लस में 3 माइनस में 2√2, ये कैंसिल। तो यहां से x प्लस में 1/x इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि आपके पास में 6 हो गया। समझ रहे हो? x प्लस 1/x हमारे पास 6 के बराबर हो गया। समझ गए? तो अगर x प्लस 1/x आपके पास 6 के बराबर है तो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 36 माइनस का 2 आंसर आएगा 34। तो ये आंसर आपके पास 34 के बराबर होगा। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ सकता है, लेकिन ये भी आपके एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करवा रहा हूं, थोड़ा कि आप और भी ज्यादा चीजें सीख पाए। क्लियर है बच्चों? आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर से बताइएगा। पक्का? क्लियर है? चलो, तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो अब इसको थोड़ा सा फास्ट देखते हैं ताकि आप लोग रिवाइज हो जाए। बाकी आप लोग को डिटेल्स में तो किसी दिन लाइव सेशन में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला a⁴m इंटू में a⁴n, जहां पर a आपके पास क्या है, a आपके पास ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो a⁴m इंटू a⁴n बराबर a⁴m प्लस n होता है। a⁴m डिवाइड बाई a⁴n बराबर a⁴m माइनस n के बराबर होता है। क्लियर है? चलो, उसके बाद a⁴m इंटू में b⁴m बराबर होगा a इंटू में b⁴m, और चौथा रूल बनेगा कि a⁴m अपॉन b⁴m बराबर a अपॉन b होल पावर m। तो ये सबसे पहले हमारे 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गए, ठीक है? ये बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। जब बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, जब बेस सेम तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर से नीचे वाली को माइनस कर देंगे। जब पावर सेम बेस अलग अलग तो बेस का मल्टीप्लाई पावर सेम, पावर सेम लेकिन बेस अलग अलग तो बेस का डिवाइड पावर अलग, पावर सेम। तो ये हमारे पास बेसिक रूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ना? नेक्स्ट है पांचवी हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? पांचवी आइडेंटिटी आपसे बोलती है कि a⁴ जो होता है वो 1 अपॉन में a⁴m के बराबर होता है, ठीक है? छठवां रूल हमसे बोलता है कि a⁴1/2 का मतलब होता है √a। सिंपल। a⁴1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है? इसी तरीके से a⁴1/n का मतलब होता है nth रूट ऑफ a। क्या होता है? nth रूट ऑफ a के बराबर होता है। और सातवां रूल है a⁴m/n। तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका कि a⁴m रखा, अच्छा वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल मिस हो गया, वो बता देता हूं, ठीक है? इसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल मिस हो रहा है, वो भी बता देता हूं। ये हो गया। अब होता है पावर की पावर, 7th नंबर का रूल, a⁴m होल पावर n बराबर होता है a⁴m इंटू में n के। यानी कि पावर के ऊपर पावर जाएगा तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो m इंटू n निकल करके यहां से आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमारे पास 7 बेसिक वाले हो गए। अब 8वां वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। a⁴m/n, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला है कि a⁴m को ऐसे रखा, होल पावर 1/n रखा, मतलब सेम है, m/n बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं आपके पास 1/n को nth रूट ऑफ a⁴m। तो एक तरीका तो लिखने का ये हुआ। दूसरा है कि मैंने a⁴1/n को यहां पर क्या रखा, अंदर, और पावर m को बाहर रखा। तो a⁴1/n आपके पास बनेगा nth रूट ऑफ a के, और होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, m। तो दो तरीके से हम a⁴m/n को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो nth रूट ऑफ a⁴m या फिर nth रूट ऑफ a की होल पावर m। इन दोनों ही तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 8 हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जिनको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो ढेर सारे क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चन है। पहला 64 की पावर 1/2, तो 64 को हम लिख सकते हैं आपके पास, ध्यान समझिएगा, क्या 8 की पावर 2 होल पावर 1/2, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर 2 इंटू में 1/2, पावर्स कैंसिल,
आंसर आया 8। क्या आंसर आ गया बच्चों? 8 आ गया। क्लियर है? इसी तरह दूसरा नंबर 32 की पावर 1/5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5 आंसर आएगा 2। क्लियर है? 125 अब बताना तीसरे वाले का आंसर कि 125 की पावर 1/3 क्या लिखेंगे? इसको लिखोगे 5 की पावर 3 होल पावर 1/3, दैट मींस 5 की पावर 3 इंटू में 1/3 कैंसिल आउट, यहां से बन गया 5। तो इस तरीके से हमारे हो जाते लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, तो बन जाएगा 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा, तो यहां से आपके पास 3, तो आपके पास बनेगा 2 की पावर 13 अपॉन में 15, ये हमारे पास आ गया सिंपली अप्लाई करके। सिमिलरली यहां पर क्या है? 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, तो उसको लिख सकते हो 3 की पावर -3 होल पावर 7, तो 3 की पावर माइनस में 21 आएगा, या फिर 1/3 की पावर आप इसको 21 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। क्या थे बच्चों? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। तो अब इनको ना आप लोग आंसर करके बताइएगा, बेसिक को आप तो समझ ही गए होगे। चलिए, तो आई होप आज की क्लास में इतना ही। पूरा का पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इतना अच्छे से नंबर सिस्टम तैयार हो जाए कि आप अपने यूनिट टेस्ट के पेपर्स में बहुत बढ़िया करके आओ। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।